औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इससे पहले जो है वो हम अपनी इनकम स्टेटमेंट जो है वो सीख चुके हैं। उसका जो है वो वर्टिकल एनालिसिस भी और उसका जो है वो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी जो है वो करना हम अपने लास्ट लेक्चर्स में सीख चुके हैं। अभी जो है वो हमने बैलेंस शीट जो है वो उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस जो है वो करना सीखना है। तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में सिंपल जो है वो कि हम जो है वो कंपैरेटिव चीज़ें जो है वो बनाते हैं। बैलेंस शीट कंपैरेटिव बनाएंगे और वर्टिकल एनालिसिस में हमने कॉमन साइज्ड बैलेंस शीट जो है वो प्रिपेयर करनी है। सो यहाँ पे देखें, कंपनी है ABC कंपनी, उसकी कंपैरेटिव बैलेंस शीट जो है वो मैंने बनाई है एज़ ऑन 31 दिसंबर 2012। अच्छा, जब मैंने आप लोगों को जो है वो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनवाई थी तो उसमें जो है वो हमने क्या किया था, हमने 3 कॉलम्स बनाए थे। पहले कॉलम्स में हमने डिटेल्स लिखी थी, सेकंड कॉलम के अंदर जो है वो हमने अमाउंट लिखी थी, और थर्ड में हमने सेकंड में हमने 11 का डाटा लिखा था, 12 में हमने जो है वो थर्ड कॉलम में हमने 12 का डाटा लिखा था, और एक कॉलम हमने बनाया था इंक्रीज़ या डिक्रीज़ के लिए। तो यहाँ पे जो है वो मैंने इंक्रीज़ या डिक्रीज़ का कॉलम जो है वो यहाँ पे नहीं बनाया। यहाँ पे फ़र्स्ट कॉलम लेफ़्ट साइड से अगर देखा जाए तो बनाया एसेट्स का, सेकंड कॉलम है 2011 के डाटा का, और थर्ड कॉलम में 2012 का डाटा है। इसके बिल्कुल आगे आपने एक कॉलम जो है वो अपनी नोटबुक्स पे बना लेना है जब आप इसको सॉल्व करने लगेंगे, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ का। चूँकि यहाँ पे स्पेस कम थी तो फिर जो है वो मैंने इंक्रीज़ या डिक्रीज़ का कॉलम नहीं बनाया। इसी तरह आप नेक्स्ट देखें तो लायबिलिटीज़ एंड इक्विटी का एक कॉलम बना हुआ है, उसके आगे 2011 का डाटा है और फिर 12 का, और उसके आगे भी आपने एक कॉलम बना लेना है इंक्रीज़ या डिक्रीज़ का। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, मैंने लिखा हुआ है कैश। तो कैश जो है वो 2011 के अंदर जो है वो कंपनी के पास कैश था 5000, 2012 में कैश हो गया 15,000। सो आगे जो आप एक इंक्रीज़ या डिक्रीज़ का कॉलम बनाएंगे वहाँ पे आप लिखेंगे 10,000 इंक्रीज़। उसके बाद कैश एट बैंक। अब बैंक में कितना कैश पड़ा हुआ है, तो वो जो है वो 11 में उनके पास पड़ा हुआ था 20,000, और जो है वो 12 में उनके पास 26,500 का जो है वो बैंक के अंदर कैश पड़ा हुआ है। और इंक्रीज़ या डिक्रीज़ के कॉलम में अब आप क्या लिखेंगे, 6,500 इंक्रीज़। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो 11 में जो है वो 5,000 थे, 12 में प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं 6,000, तो 1,000 ये भी इंक्रीज़ कर गए। रिसीवेबल्स देखें तो 11 के अंदर 10,000 थे और 12 के अंदर 30,000 हो गए, तो मतलब 20,000 ये भी इंक्रीज़ कर गए। उसके बाद फ़र्नीचर का अगर देखा जाए तो फ़र्नीचर 2011 के अंदर 50,000 का कंपनी के पास फ़र्नीचर था, और 12 में जो है वो 62,500 का फ़र्नीचर कंपनी के पास पड़ा हुआ है, मतलब 12,500 इंक्रीज़। ये भी आप जो है वो नेक्स्ट जो है वो अगला कॉलम आप एक बनाएंगे, उसमें लिख देंगे 12,500 इंक्रीज़। उसके बाद इन्वेंट्री की अगर बात करें तो 20,000 थी 11 के अंदर, 25,000 हो गई 12 के अंदर, तो मतलब 5,000 इंक्रीज़ हो गई इन्वेंट्री भी। फ़िक्स्ड एसेट्स पहले 11 के अंदर 1,20,000 के थे, 12 के अंदर 1,75,000 के जो है वो फ़िक्स्ड एसेट जो है वो हो गए, मतलब 55,000 का इजाफा जो है वो एसेट में भी हो गया। सो आप लिखेंगे अगले कॉलम में 55,000 इंक्रीज़। अब स्टूडेंट्स, हमने जो है वो 11 के डाटा को जब ऐड किया तो वो उसका टोटल निकला 2,30,000, और 12 के एसेट साइड का डाटा ऐड किया तो 3,40,000 हमारे पास आंसर आ गया। अब हम देखते हैं लाइबिलिटी साइड और इक्विटी। तो सबसे पहला क्रेडिटर है। क्रेडिटर्स 11 के अंदर 20,000 के थे, 12 के अंदर 25,000 के हैं, तो आपने 5,000 इंक्रीज़ आगे जो कॉलम बनाएंगे उसमें लिखना है इसके बिल्कुल सामने। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि वो जब आपके अकाउंट के अंदर जो है वो लेट्स सपोज बैलेंस पड़ा हुआ है 10,000, आप 15,000 का चेक इशू कर देते हैं और बैंक वाले आपको फैसिलिटी देते हैं कि आप 15 निकलवा सकते हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा आप निकलवाते हैं अपने बैलेंस से एक्स्ट्रा, वो आपका ओवरड्राफ्ट होता है। तो वो कह रहे हैं कि 11 में भी 25,000 था, 12 में भी 25,000 है, तो इसमें ना इंक्रीज़ हुआ ना डिक्रीज़ हुआ। आप सिंपल एक डैश लगा दें या ज़ीरो लिख दें। टैक्सीज़ पेएबल 11 के अंदर हमने 10,000 के टैक्सीज़ पे करने थे, 12 के अंदर जो है वो हमने देखा कि वहाँ पे भी टैक्सीज़ पेएबल 10,000 है, तो इसमें भी नो इंक्रीज़ नो डिक्रीज़। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आइटम है लॉन्ग टर्म डेट। तो लॉन्ग टर्म डेट हमारे पास हमारे ज़िम्मे कंपनी के ज़िम्मे टोटल 11 के अंदर 1 लाख के कर्ज़े थे, 12 में वो कर्ज़े इंक्रीज़ करके 1,65,000 हो गए, सो 65,000 इंक्रीज़।
उसके बाद अगली चीज़ है कॉमन स्टॉक। तो कॉमन स्टॉक 2011 के अंदर हमारे पास था 50,000 और 2012 में वो जो है वो इंक्रीज़ करके 75,000 हो गया। सो आप नेक्स्ट कॉलम में इसके बिल्कुल सामने लिखेंगे 25,000 इंक्रीज़। रिटेन्ड अर्निंग्स हमारे पास पहले 10,000 की थी, 12 में जो है वो रिटेन्ड अर्निंग्स हमारे पास 15,000 हो गई। सो 5,000 इंक्रीज़ कर गई हमारी रिटेन्ड अर्निंग्स भी। डिविडेंड जो है वो हमारे पास पहले 15,000 था 2011 में और अब जो है वो 25,000 हो गया है। सो 10,000 ये भी जो है वो इंक्रीज़ कर गया। अब आप 11 वाले लाइबिलिटी और इक्विटी साइड का टोटल कर लें तो वो भी 2,30,000 आ जाता है और 12 वाला जो है वो आप अगर ऐड कर लें तो वो 3,40,000। सो हमारी बैलेंस शीट की के दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। 11 की इक्वल होगी 2,30,000, 12 का डाटा 3,40,000 और दूसरी तरफ भी 3,40,000। सो क्वेश्चन भी इस तरह से हमारा जो है वो ठीक साबित हो जाता है। करना आपने क्या है, सिंपल आपने ये देखते जाना है कि जब हम 11 से 12 में मूव कर रहे हैं तो क्या हमारा एसेट या लाइबिलिटी इंक्रीज़ कर रही है या डिक्रीज़ कर रही है। अगर इंक्रीज़ कर रही है तो जो आप कॉलम बनाएंगे उसमें जितनी अमाउंट से इंक्रीज़ कर रही है वो अमाउंट लिख के साथ इंक्रीज़ लिख देंगे। अगर डिक्रीज़ कर रही है तो जो कॉलम आप नेक्स्ट जो है वो बनाएंगे, दोनों तरफ एक एक कॉलम बनाएंगे, वहाँ पे आपने अमाउंट लिख के डिक्रीज़ जो है वो लिख देना है। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट एनालिसिस या कंपैरेटिव बैलेंस शीट।